Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर 23 और इस वीडियो से हम लोग इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है कैपेसिटर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये डिवाइस कैपेसिटर है क्या, कोरोना डिस्चार्ज क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये वीडियो क्लास 12, जेई मेंस, नीट, जेई एडवांस्ड सब सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हम सब लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर ये आखिर डिवाइस करता क्या है, इसका काम क्या है। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट क्विकली टू द नेसेसरी डिवाइस व्हेन रिक्वायर्ड। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है और जरूरत पड़ने पर वो जो डिवाइस के साथ कनेक्टेड है उस डिवाइस को चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर सकता है झटके में। अब ये तो आप सभी लोग सुने हैं कि बहुत दिन यूज करने के बाद हमारे घर में जो फैन रहता है उसका स्पीड बहुत कम हो जाता है। फैन तो अच्छा चल रहा है लेकिन क्या होता है प्रॉब्लम, वो मैकेनिक तुम्हें बोलता है कि अब इस फैन का कंडेंसर खराब हो चुका है, आप कंडेंसर बदल लीजिए, फैन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो तुम कंडेंसर बदल लेते हो, फैन ऑटोमेटिकली फिर से अपना हाई स्पीड अचीव कर लेता है। अब वो कंडेंसर होता है एक कैपेसिटर। शायद तुमने देखा है फैन का जो ऊपर वाला कैप होता है उस कैप में होता है एक सिलिंड्रिकल शेप का कैपेसिटर। अब बहुत दिनों के बाद वो कैपेसिटर का काम तमाम हो जाता है तो इसलिए हमारा फैन हाई स्पीड अचीव नहीं कर पाता है। तुमने कैपेसिटर बदल लिया, फिर से वो स्पीड अचीव हो जाता है फैन का। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटर कुछ टाइप होता है, पैरेलल प्लेट, दूसरा है स्फेरिकल और तीसरा है सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हमारे फैन में होता है। तो मैं आप लोगों को अभी एक दिखा सकता हूं, ठीक है। मैंने बहुत ढूंढा आज घर में कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ जुगाड़ मिल जाए। तो ढूंढते ढूंढते मुझे ये मिल गया, दिखाता हूं। ये कंप्यूटर का सीपीयू का एक पार्ट है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है। ये कुछ फैन जैसा लग रहा है। तो ये अब तो बहुत धूल पड़ गया है इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो छोटा छोटा है, देखो ये जो छोटा छोटा पार्ट है, देखो ये है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, ये है तीनों सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो यूनिट होता है कैपेसिटेंस वो है फैराड, वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो ये होता है कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, देख सकते हो। तो आज फील भी दे दिया कि कैपेसिटर कैसा दिखता है। हम लोग तो जब ये टॉपिक पढ़े थे हमारे टाइम में तो उतना इंटरनेट नहीं था, तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो अपने अंदर चार्ज और एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और बहुत सारा कैपेसिटर आप लोगों को दिख रहा है। तो ये बेसिकली है कैपेसिटर। कैपेसिटर का बहुत सारा फंक्शन है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो आओ दो फंक्शन को पढ़ लेते हैं। अगर तुम और भी सारा फंक्शन पढ़ना चाहते हो तो एक बार गूगल चेक कर लेना। तो पहला फंक्शन है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिजायर्ड पैटर्न। इसका मतलब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब दो पैरेलल प्लेट होता है ऐसा, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है कांस्टेंट। ये हम लोग आगे समझेंगे। तो लास्ट चैप्टर में हमें ये सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर। वो तो वेरी कर रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अभी सुन लो, हम लोग तो ये धीरे 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 डिस्कस करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग उस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। उसका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यूज करते हैं वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेक्स्ट एग्जांपल है इन रेडियो सर्किट्स फॉर ट्यूनिंग। तो आप लोगों को साइड में ये रेडियो दिख रहा होगा, ये रेडियो मैंने देखा है। शायद आप लोगों ने ये रेडियो अभी नहीं देखा है क्योंकि ये रेडियो बहुत पहले चलता था, अभी तो फोन पे आ गया है रेडियो। तो ये रेडियो में क्या होता है, ये रेडियो में एक रेडियो
एक नॉब होता है, जिस नॉब को तुम ऐसे गोल गोल घुमा के डिफरेंट चैनल का ये तुम म्यूजिक सुन सकते हो। तो जब तुम ये नॉब घुमा रहे हो, उस नॉब को घुमाने के लिए एक कैपेसिटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये नॉब घुमा के हम लोग कैसे डिफरेंट रेडियो चैनल्स का म्यूजिक सुन सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिंग काइंड में। अभी ये समझ लो कि रेडियो ट्यूनिंग में कैपेसिटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैपेसिटर का और भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप लोग एक बार गूगल से जरूर इसको पढ़ लेना। पहले इसको कॉपी करो, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना डिस्चार्ज क्या है। अब कोरोना का नाम सुन के मैं तो बहुत डर जाता हूं, क्योंकि 2021 में जब मेरे पूरे फैमिली को कोरोना हुआ था, मतलब कोविड हुआ था, तो मेरा फैमिली का बहुत बुरा हाल था और मेरा भी बहुत बुरा हाल था। एक टाइम पे सोच रहा था कि अब तो फिजिक्स पढ़ना बंद हो जाएगा, मैं तो ऊपर जाऊंगा। इतना खांसी था, इतना खांसी था, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। तो थैंक्स टू गॉड अभी तक जिंदा हूं और आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो आगे भी पढ़ाता रहूंगा। तो चलो इसको पहले कॉपी कर लो, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है कोरोना डिस्चार्ज। नाम सुनकर डर मत जाना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत टीचर इसको छोड़ देता है। पहले तो ये समझो, एक कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है, उसके वजह से हम लोग क्या लिखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि चार्ज जब होता है एरिया में डिस्ट्रीब्यूट, तो उस केस में हमें सिग्मा का कंसेप्ट लाना पड़ता है, वो होता है Q/4πr²। तो ये है एक इंसुलेटेड कंडक्टर, ये है इंसुलेटेड स्टैंड और ये है एक कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज है Q मान लो, और इसका जो रेडियस है R, तो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू Q/4πr²। अब पहला जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसके हर एक पोर्शन में ये जो सिग्मा है वो क्या सेम है या सेम नहीं है। मतलब हर एक पोर्शन पर चार्ज डेंसिटी क्या सेम है या सेम नहीं है। मतलब इस पोर्शन में जितना चार्ज है, नेक्स्ट इस पोर्शन में क्या सेम चार्ज है, इस पोर्शन में क्या सेम चार्ज है? हाँ, हर पोर्शन में सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखो ये हो रहा है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है, तो आर सेम है। देखो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये देखो ये होता है सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हर एक पॉइंट का जो रेडियस है वो तो सेम ही है, तो इसके सरफेस के हर एक जगह पर सिग्मा, मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो सेम होगा। तो सिग्मा इक्वल टू कांस्टेंट एवरीवेयर। ये है एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस। इसके सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पर सिग्मा क्या है, कांस्टेंट, मतलब हर पोर्शन में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन इसमें थोड़ा सिचुएशन अलग हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हो ये है एक आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर, कुछ पोर्शन इसका शार्प है और कुछ पोर्शन इसका ज्यादा फ्लैट है। तो कैसे समझे इसके कौन से पोर्शन पर ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट है और कौन से पोर्शन पर कम चार्ज एक्यूमुलेट है? तो इसके लिए आओ समझते हैं। ये हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डायग्राम देख के आप लोगों को पता चल रहा है कि इसके हर अलग अलग पोर्शन पर अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट है। तो ये हो रहा है, देख सकते हो, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब जिस जगह पर शार्पनेस बहुत ज्यादा है, रेडियस बहुत कम है, सिग्मा बहुत ज्यादा है। आओ इसको समझते हैं। तो बेसिकली तुम ये मान सकते हो कि देखो ये वाला पॉइंट पर शार्पनेस बहुत ज्यादा है, शार्पनेस बहुत ज्यादा तो रेडियस बहुत कम, रेडियस बहुत कम तो सिग्मा बहुत ज्यादा। तो ये शार्प एंड्स पर क्या होगा, ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा। शार्प एंड ये है, तो शार्प एंड पर ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तो ये शार्प एंड्स पर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो क्योंकि इस केस में ये शार्प एंड्स पर रेडियस बहुत कम है, शार्पनेस बहुत ज्यादा है, तो सिग्मा बहुत ज्यादा होगा। मतलब ये पॉइंटेड एंड्स पर ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा रेदर देन फ्लैट पोर्शन। अब देखो, तो आओ इस पोर्शन को समझते हैं। देखो इस पोर्शन में क्या है, इस पोर्शन में ज्यादा फ्लैटनेस है, तो ज्यादा फ्लैटनेस मतलब लेस शार्पनेस। अगर लेस शार्पनेस है तो रेडियस बहुत ज्यादा है, अगर रेडियस बहुत ज्यादा है तो उस पोर्शन में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बहुत कम है। ये थोड़ा ठीक कर लेना। ज्यादा फ्लैटनेस तो लेस शार्पनेस, रेडियस बहुत ज्यादा तो रेडियस बहुत ज्यादा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कम होगा। मतलब ये फ्लैट पोर्शन में उतना चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, जहां पर मैं बोल रहा हूं कि ये शार्प एंड्स पे ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा। तो आओ इसको समझते हैं
कि कौन सा पोर्शन में फ्लैट शार्पनेस ये बोल रहा हूं। देखो तो बेसिकली ये पॉइंट में तुम एक छोटा सा सर्कल बनाकर देख सकते हो। तो देखो ये पॉइंट में तुम सर्कल बनाओ, देखो ये पॉइंट में तुम सर्कल बना रहे हो तो सर्कल का रेडियस क्या है, बहुत कम है, तो ये पोर्शन पर शार्पनेस बहुत ज्यादा है। तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम ये देखो कि कौन से पोर्शन पर ज्यादा या कम चार्ज एक्यूमुलेट है, उसके लिए तुम उस पोर्शन पर एक सर्कल बनाने की कोशिश करो। अब सर्कल का रेडियस बहुत कम है तो शार्पनेस ज्यादा है, अगर सर्कल का रेडियस बहुत ज्यादा है तो वो वाला पोर्शन फ्लैट है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। पहले देखो ये शार्प एंड पर तुम एक सर्कल बनाओ। सर्कल का क्या है, सर्कल का रेडियस बहुत बहुत कम है, तो अगर आर कम है तो ये पोर्शन पर सिग्मा बहुत हाई हो जाएगा। अब तुम ये पोर्शन पर एक सर्कल बनाओ, देखो ये वाले पोर्शन पर तुम एक लार्ज सर्कल बना सकते हो। ये वाले सर्कल का क्या है, ये वाले सर्कल का रेडियस बहुत ज्यादा है, मतलब ये वाले पोर्शन पर ज्यादा फ्लैटनेस है। ज्यादा फ्लैटनेस मतलब शार्पनेस बहुत कम है, शार्पनेस बहुत कम मतलब ये वाले पोर्शन पर रेडियस बहुत ज्यादा है, तो रेडियस बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली सिग्मा घट जाएगा। तो ये वाले पोर्शन पर कम चार्ज एक्यूमुलेट होगा, ये वाले पोर्शन पर मतलब जहां पर शार्पनेस ज्यादा है वहां पर ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा। इसके वजह से इस पॉइंटेड एंड्स में चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होगा। ये वाले पॉइंट में भी देख सकते हो तुम एक छोटा सा सर्कल ही बना सकते हो, तो ये होगा एक शार्पनेस वाला पॉइंट। शार्पनेस पॉइंट मतलब रेडियस बहुत कम है तो इस पोर्शन में ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा। और ये देखो एक फ्लैट पोर्शन है, देखो इस पोर्शन में तुम एक सर्कल बनाओ, ये पोर्शन में तुम एक लार्ज सर्कल बना सकते हो। अगर लार्ज सर्कल बना सकते हो तो ये हुआ एक फ्लैट पोर्शन जिसमें शार्पनेस बहुत कम है, रेडियस बहुत ज्यादा है, तो ये वाले पोर्शन पर कम चार्ज एक्यूमुलेट होगा। अब सुनो कि कोरोना डिस्चार्ज क्या है। कोरोना डिस्चार्ज डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलो, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये है एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस। मतलब ये कंडक्टर में जहां जहां पर पॉइंटेड एंड्स है मतलब शार्पनेस बहुत ज्यादा है, उस पोर्शन में ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और उस पोर्शन में सिग्मा भी बहुत हाई है। अब समझते हैं आओ कि आखिर कोरोना डिस्चार्ज क्या है। जैसे तुम एक ग्लास में कितना पानी रख सकते हो, मैक्सिमम ग्लास का जो लेंथ है उतना तक ही पानी रख सकते हो। अगर तुमने ज्यादा पानी दे दिया तो क्या होगा, पानी का ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाएगा ग्लास से। वैसे ही तुम इस कंडक्टर में ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। मन चाहा कि इसके अंदर इनफाइनाइट चार्ज रखना चाहते हो, वो नहीं होगा। मान लो कि तुमने इसके सरफेस के ऊपर बहुत सारा चार्ज दे दिया, सम वोल्टेज सोर्स के मदद से तुमने इसके सरफेस के ऊपर बहुत सारा चार्ज दे दिया। अब सिचुएशन क्या होगा, अब देखो इसके सरफेस के ऊपर क्या है, बहुत सारा चार्ज स्टोर है। अब क्या कुछ इफेक्ट नहीं होगा, हाँ इफेक्ट होगा। तो क्या होगा, देखो पॉइंटेड एंड्स में ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तो ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट है उसके वजह से ये पॉइंटेड एंड के आसपास क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ज्यादा चार्ज है इसके सरफेस के ऊपर तो ये पॉइंटेड एंड्स में और ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट है, तो पॉइंटेड एंड्स के आसपास क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सराउंडिंग एयर में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का शुरू हो जाएगा आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। इसका मतलब क्या है, तो ये पॉइंटेड एंड्स के वजह से जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके वजह से सराउंडिंग मीडियम में हो रहा है आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। इसका मतलब है जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो अब आयन में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हुआ नेगेटिव आयन और ये हुआ पॉजिटिव आयन, ये हुआ नेगेटिव आयन और ये हुआ पॉजिटिव आयन, ये हुआ नेगेटिव आयन और ये हुआ पॉजिटिव आयन, ये हुआ नेगेटिव आयन और ये हुआ पॉजिटिव आयन। तो अब ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एयर मॉलिक्यूल्स का शुरू हो गया है आयोनाइजेशन। अब एयर मॉलिक्यूल्स आयन में ब्रेक करने लगे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एयर मॉलिक्यूल्स का शुरू हो गया है अभी ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन और आयोनाइजेशन। तो मॉलिक्यूल्स अब आयन में ब्रेक करने लगे। इसके बाद क्या हुआ, अब ये नेगेटिव आयंस मतलब एनायंस ये देखेगा एयर मॉलिक्यूल्स का, ये पॉइंटेड एंड्स में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। ये सब नेगेटिव चार्ज ये पॉइंटेड एंड्स की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके ऊपर आके गिर जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, मतलब ये जो कैटायन हुआ है ये रिपेल होगा, ये पॉइंटेड एंड्स से दूर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन के मतलब मॉलिक्यूल सब एनायन और कैटायन में ब्रेक हो रहा है। तो ये वाला नेगेटिव आयन देखेगा यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है,
हमें तो इसके ऊपर आके गिरना है भाई। तो ये नेगेटिव आयंस आके इसके ऊपर गिर रहा है, तो इसका मतलब है अभी ये पॉइंटेड एंड्स में चार्ज धीरे धीरे घट रहा है, ये वाला एंड धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो रहा है और ये पॉजिटिव जो आयन है वो ये पॉइंटेड एंड से दूर चला जाएगा। तो ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के कारण ये जो नेगेटिव आयंस है एयर मॉलिक्यूल का, वो सभी आके इसके ऊपर गिरना स्टार्ट करेगा और उसके वजह से ये पॉइंटेड एंड्स में जो चार्ज था वो धीरे धीरे घटता रहेगा। मतलब ये वाला पॉइंट धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट करेगा और ये जो पॉजिटिव आयंस है ये पॉइंटेड एंड से दूर जाना स्टार्ट होगा और इसी को हम लोग कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज, जो मैं लास्ट लाइन में लिखा हूं, द प्रोसेस बाय व्हिच द चार्ज एट द पॉइंटेड एंड ऑफ ए कंडक्टर गेट्स डिस्चार्ज इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। तो ये नेगेटिव आयंस आके इसके ऊपर गिरना स्टार्ट करेगा और ये जो पॉजिटिव आयंस है ये इससे दूर जाना स्टार्ट होगा। तो ये नेगेटिव आयंस आके इसके ऊपर गिर रहा है, तो मतलब ये पॉइंटेड एंड में जो चार्ज है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो रहा है और इसी के वजह से हम लोग एक ब्लूइश लाइन का एक कुछ शेप भी देख सकते हैं, जो मैं साइड में आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये होता है कोरोना डिस्चार्ज की वजह से, ये एक ब्लूइश शेप का हमें एक कलर देखने को मिलता है जब हम कंडक्टर में बहुत सारा चार्ज एक्युमुलेट करते हैं। तो ये होता है कोरोना डिस्चार्ज। जो मैंने बोला है मैंने वो इंग्लिश में आप लोगों को लिख दिया है ताकि आप लोगों का कोई भी दिक्कत ना है, क्योंकि मैं समझता हूं जो तुम सोच रहे हो या जो तुम समझ रहे हो एक कॉपी में होता है तो उसको बाद में रिवाइज करने के लिए बहुत सारा हेल्प मिलता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द पॉइंटेड एंड विल बी वेरी हाई व्हिच मे कॉज इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ सराउंडिंग एयर। ये तो हो गया। द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस न्यूट्रलाइज द पॉइंटेड एंड while the similarly charged ions are repelled away. The process by which the charge at the pointed end of a conductor gets discharged is called corona discharge. तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बार बोल रहा हूं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण हो रहा है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन और आयोनाइजेशन। इसका मतलब हुआ एयर मॉलिक्यूल्स अब ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन में ब्रेक होना स्टार्ट किया। इसके बाद क्या हुआ, ये नेगेटिव आयन आके इस पॉइंटेड एंड के ऊपर गिरना स्टार्ट किया और वो जो पॉजिटिव आयन है वो इससे दूर जाना स्टार्ट हुआ। तो ये हुआ कोरोना डिस्चार्ज। ये जब नेगेटिव आयंस आके इसके ऊपर गिर रहा है तो ये पॉइंटेड एंड का चार्ज धीरे धीरे घट रहा है। तो इसका मतलब तुम एक कंडक्टर में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, उसका एक कैपेबिलिटी होता है, उस मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक ही तुम उसके सरफेस के ऊपर चार्ज स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो तो आओ समझते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। जैसे रेजिस्टर का होता है रेजिस्टेंस, वैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस क्या नया चीज है? कैपेसिटेंस है एक कंडक्टर उसके सरफेस के ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब जब तुम कंडक्टर के ऊपर चार्ज देना स्टार्ट किए कुछ सोर्स के मदद से, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जितना चार्ज स्टोर हो रहा है उसके सरफेस के ऊपर उतना पोटेंशियल बढ़ रहा है। ऑब्वियसली एक स्फेरिकल शेल का सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल होता है, 1/4πε0 Q/r। तो जितना ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है उसके सरफेस के ऊपर उतना पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब देखो, इफ ए चार्ज Q पुट ऑन एन इंसुलेटेड कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय डेल्टा V। अब तुमने Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया बाहर से और इसका जो कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो डेल्टा V अमाउंट इंक्रीज हुआ। तो ये मैं लिख सकता हूं, पेन कहा गया, हाँ ये है पेन, एक मिनट रुक जाओ। तो ये हमने कंडक्टर के ऊपर Q अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया और कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो डेल्टा V अमाउंट इंक्रीज हुआ। तो हम लोग ये लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V। तो फिजिक्स में हम लोग जानते हैं ये प्रोपोर्शनल रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट आना पड़ता है। तो ये हुआ Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा V और ये C है उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस। तो चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हमने बाहर से इस कंडक्टर को Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा V अमाउंट इंक्रीज हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं चार्ज प्रोपोर्शनल डेल्टा V। जितना चार्ज तुम दे रहे हो कंडक्टर को, उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही इंक्रीज हो रहा है। तो ये हुआ Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा V। C क्या है? C इज कॉल्ड इज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आओ अब समझते हैं कि जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस
कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, पहले ये सोचो। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उस रेजिस्टर के लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सिंपल V/I। तो जैसे एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या ये क्या है, करंट। तो एक रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ना ही पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही करंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ये L और A पर। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, R इक्वल टू रो L बाई ए। रेजिस्टर डिपेंड करता है उस कंडक्टर के लेंथ के ऊपर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। वैसे ही एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस ना ही चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये गजब कॉन्सेप्ट है। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वोल्ट पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो L मतलब लेंथ एंड एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ना ही चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कुछ अदर फैक्टर्स के ऊपर। तो आओ देखते हैं कि ये कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। देखो, C does not depend upon Q and V does not depend upon nature of material। ये मटेरियल का जो नेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ये तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ ये तीनों फैक्टर्स के ऊपर। C डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर का साइज एंड शेप क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कंडक्टर का कैपेसिटेंस मतलब वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखेंगे कैसे C साइज एंड शेप के ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये समझ लो सिर्फ। नेक्स्ट C डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। वो कंडक्टर के आसपास कौन सा मीडियम है उसके ऊपर भी कैपेसिटर मतलब ये कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट C डिपेंड कर रहा है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड। तो कंडक्टर के आसपास क्या दूसरा कोई कंडक्टर है या नहीं है उसके ऊपर भी कैपेसिटेंस मतलब वो कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा वो डिपेंड कर रहा है। तो एक कंडक्टर कैपेसिटेंस Q एंड V मतलब चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये दिमाग में जस्ट बैठा लो। वो सिर्फ इन तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर का साइज एंड शेप, दूसरा है कौन सा मीडियम में वो कंडक्टर प्लेस्ड है, और तीसरा है उस कंडक्टर के आसपास कोई दूसरा कंडक्टर है या नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों हम लोग आज के नेक्स्ट एक्सप्रेशन में सीखेंगे, और ये एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे नेबरहुड की वजह से इफेक्ट होता है वो हम लोग जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करेंगे तब हम लोग सीखेंगे। तो पहले इसको छाप लो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो छाप लो पहले इसको। तो ये पहले देख लो कि कैपेसिटेंस का क्या होता है यूनिट, ये होता है फैराड। एक नया क्वांटिटी तुमने सीखा। तो C इक्वल टू Q बाई डेल्टा V, 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। अभी ये थोड़ा देर के बाद हमें समझना है कि फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं वो होता है मिली फैराड या माइक्रो फैराड में। फैराड एक बहुत लार्ज यूनिट है। अगर एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस है 1 फैराड तो उसका जो साइज है वो हमारे अर्थ से भी बहुत बड़ा होना चाहिए। तो आओ इसको हम लोग इस टॉपिक से समझते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग निकालने जा रहे हैं एक आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या मतलब वो अपने सरफेस के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है, उसका एबिलिटी कितना है, ठीक है। तो ये हुआ एक आइसोलेटेड कंडक्टर, इसका रेडियस है R और इसके सरफेस के ऊपर टोटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर है। तो इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हुआ Q बाई R। ये तो कॉमन एक्सप्रेशन है, ये तो आप सभी लोगों ने सीखा है। अगर भूल गए तो एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन तो यही है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो यही है C इक्वल टू Q बाई डेल्टा V। तो डेल्टा V क्या हुआ? डेल्टा V हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ Q बाई R। जस्ट देख के पुट कर दो, ये Q से Q गया, ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, तो C becomes 4 pi epsilon naught R and that is the capacitance of a isolated conductor। तो ये देखो C क्या हो रहा है, C R के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे हमने सीखा है एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस साइज एंड शेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा कैपेसिटेंस मतलब
उसके सरफेस के ऊपर उतना ज्यादा वो चार्ज स्टोर कर सकता है। तो ये हमने सीखा था सी डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। और ये भी हमने सीखा था कि एक कंडक्टर कैपेसिटेंस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो ये कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो अगर ये होगा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो इसको हम लोग एक 4 पाई के से, ये हुआ के 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट आर, तो देख सकते हो इसका जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये हुआ मीडियम के लिए इफेक्ट। ये जो स्फेरिकल शेल है मतलब कंडक्टर है, इसको हम लोग एक और एक मीडियम में रख दिए तो क्या होगा, इसका जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं। ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि कैपेसिटेंस कैसे मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो दो चीज हमने सीख लिया, कैपेसिटेंस साइज और शेप के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, और ये हमने सीखा कि ये शेल को हम लोग अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस्ड बाय के एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बढ़ जाएगा। और एक जो लास्ट था जैसे सी कैसे नेबरहुड के ऊपर डिपेंड करता है वो हम लोग नेक्स्ट दिन सीखेंगे। तो आओ, ये हुआ एक आइसोलेट कंडक्टर का, ये हुआ 4 पाई एप्सिलॉन आर, और ये मैं एक और लाइन ऐड करना चाहता हूं, ये हुआ आइसोलेट स्फेरिकल कंडक्टर। तो एक आर रेडियस का आइसोलेट स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो हो रहा है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो देख सकते हो रेडियस जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा, मतलब वो सरफेस के ऊपर उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग ये समझेंगे कि एक कंडक्टर का अगर कैपेसिटेंस 1 फैराड होता है तो उसके लिए हमें 8 से भी बड़ा साइज चाहिए एक कंडक्टर का। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। ये सब लोग ये जो सब कैपेसिटर है इसका कितना है, ये है नियर अबाउट माइक्रोफैराड रेंज में, माइक्रोफैराड या मिलीफैराड रेंज में है, ये क्लियरली विजिबल नहीं है। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट में माइक्रोफैराड या मिलीफैराड रेंज में। तो पहले इसको छाप लो, नेक्स्ट हम लोग वही वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अब अभी समझते हैं कि अगर एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है 1 फैराड तो उसका साइज क्या होगा। देखो, तो C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेट स्फेरिकल कंडक्टर। सपोज इस केस में C है 1 फैराड, तो हम लोग यही चेक करना चाहते हैं कि 1 फैराड के लिए एक स्फेरिकल कंडक्टर का साइज कितना होता है। तो R इक्वल टू C बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ये तो मैं लिख सकता हूं। तो C बना इसमें 1 और ये बना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो R कितना हुआ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, ये कितना हुआ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। तो ये वैल्यू देख के आप लोगों को आइडिया लग रहा है कि ये जो नंबर है वो कितना लार्ज है। सर ये तो छोटा छोटा लग रहा है, 9 है। पहले सोचो आर्क का रेडियस क्या है। आर्क का रेडियस है ये 6400 किलोमीटर। अब इसको मीटर में ले जाओ तो ये हुआ RE इक्वल टू 6400, ये हुआ 10 टू द पावर 3 मीटर। अब ये हुआ 64 और ये हुआ 10 टू द पावर 6 मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो रेडियस होगा, मतलब अगर एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है 1 फैराड तो उसके लिए ये वाला होगा रेडियस, और ये जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से 1500 टाइम्स ज्यादा है, 1500 टाइम्स लार्जर। तो तुम लोग सोच सकते हो कि 1 फैराड कितना एक लार्ज यूनिट है। अगर एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है 1 फैराड तो उसके लिए हमें जो कंडक्टर का साइज चाहिए वो अर्थ के साइज से 1500 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1 फैराड के लिए जो कंडक्टर का रेडियस होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, जो अर्थ के रेडियस से 1500 टाइम्स ज्यादा है। तो इसीलिए हमें जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जो कैपेसिटर यूज करना पड़ता है वो होता है मिलीफैराड या माइक्रोफैराड रेंज में। तो ठीक है, इसके नेक्स्ट में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलो एक बार पहले इसको कॉपी कर लो। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैराड। तो ये हुआ C इक्वल टू 50 पिकोफैराड। अब पिकोफैराड में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, पिकोफैराड को हमें फैराड में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा 50 पिकोफैराड। तो ये हुआ 50 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, पिको फेमटो एटो, अगर फेमटो होता है तो -15, अगर एटो होता है
तो ये बनता है -18, तो पिको फेम्टो एटो, ठीक है। तो ये हुआ 15 इंटू 10 टू दी पावर -12, 50 इंटू 10 टू दी पावर -12 फेराड। फाइंड इट्स रेडियस, तो फॉर्मूला क्या है भाई, ये हुआ C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हुआ R इक्वल टू C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C क्या है, C है 50 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -12, 1 by 4 pi नॉट 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो ये हो रहा है 50 इंटू 9 कितना हो रहा है 450, और ये हो रहा है 9 माइनस 12, ये कितना हो रहा है -3। अब ये हो रहा है 45 इंटू 1 माइनस 3, ये हो रहा है मीटर। इसको तुम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो करो, वरना इसमें रख दो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या नहीं करो एक ही बात है। तो -2 ये मैं सेंटीमीटर में ले जा रहा हूं, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। तुम अप टू इस लाइन तक रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 10 टू द पावर 4 वोल्ट, मतलब उसके सरफेस के ऊपर कितना चार्ज रखे ताकि इसका जो पोटेंशियल बने वो हो है 10 टू द पावर 4 वोल्ट। तो ये हुआ Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा V। अब ये Q निकालना है, C कितना है, C है 50 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, डेल्टा V कितना है भाई, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 4 वोल्ट, ये हुआ 50 इंटू ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -8 कूलम, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, पहले इसको फटाक से कॉपी कर लो। तो ये है आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजवाब है, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। 27 spherical drops of radius 3 mm and carrying 10 to the power -12 coulomb of charge are combined to form a single drop। 27 spherical drop है, हर ड्रॉप का जो रेडियस है वो है 3 मिलीमीटर, और हर ड्रॉप जो चार्ज कैरी कर रहा है वो है 10 टू द पावर -12 कूलम। वो सभी ड्रॉप्स मिलके एक लार्ज ड्रॉप बना रहे हैं, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। जो बिगर ड्रॉप बन रहा है उसका कैपेसिटेंस और उसका पोटेंशियल निकालना है। मैं आप लोगों को बोलूंगा एक बार वीडियो पॉज करके थोड़ा दिमाग लगा के ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, ताकि कुछ थॉट प्रोसेस भी डेवलप हो सके, ठीक है। ये मेरा आप लोगों को एक कह सकते हो कि एक सजेशन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 अक्कर बक्कर बम्बे वो से करोगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो आओ करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ हुआ। एक जो लार्ज ड्रॉप बना, ये लार्ज ड्रॉप का रेडियस है R, ये लार्ज ड्रॉप का रेडियस है R। तो ये थोड़ा ड्रॉप मैं और बड़ा कर देता हूं, ये हुआ एक लार्ज ड्रॉप, इसका रेडियस जो है R, और इसमें जो टोटल चार्ज है वो Q है। अब ये हुआ छोटा छोटा ड्रॉप, इन सभी ड्रॉप का जो रेडियस है, इन सभी ड्रॉप का जो रेडियस है वो है R, और इन सभी ड्रॉप में जो चार्ज है वो है Q। R गिवन है, R हुआ कितना 3 मिलीमीटर। ये 27 स्फेरिकल ड्रॉप, हर एक का जो रेडियस है वो है 3 मिलीमीटर, और इन सब में जो चार्ज है वो कितना है 10 टू द पावर -12 कूलम। ये डेटा हमें गिवन है, और ये मैंने मान लिया ये जो बिगर ड्रॉप है इसका रेडियस है R, और इसमें टोटल चार्ज है Q, ठीक है, क्लियर। अब हमें कौन सा वाला मेथड अप्रोच करना होगा, सिंपल वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई करो। 27 स्फेरिकल ड्रॉप से एक लार्ज ड्रॉप बन रहा है, तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये सभी एक छोटा छोटा स्फेरिकल ड्रॉप है। तो पहले वॉल्यूम कंजर्व करो, ये हुआ 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये छोटा छोटा 27 हर एक स्फेरिकल ड्रॉप है, तो एक एक का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 27 कर दो, ये हो जाएगा 27 का मतलब नेट जो 27 ड्रॉप है इन सभी का नेट वॉल्यूम। और इस 27 ड्रॉप से एक लार्ज ड्रॉप बन रहा है, और उसका जो वॉल्यूम हुआ वो हुआ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, क्लियर। 4/3 पाई कैंसिल, ये हुआ 27 आर क्यूब, और ये हुआ कैपिटल आर क्यूब। अब रूट हटाओ, ये हुआ 3r इक्वल टू कैपिटल आर। तो रेडियस ऑफ लार्जर ड्रॉप इज 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप, मतलब ये जो लार्ज ड्रॉप हुआ इसका रेडियस हुआ 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप। ये जो हर एक का जो रेडियस है उसका 3 टाइम्स हुआ ये लार्ज ड्रॉप का रेडियस, जो हमें इस एक्सप्रेशन से पता चला है r इक्वल टू 3r। तो ये हुआ r इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ r। नेक्स्ट हमें अभी तक आंसर नहीं मिला है,
फाइंड द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है भाई, C इक्वल टू ये हुआ Q डिवाइड बाई, सॉरी ये हुआ फॉर्मूला, अरे कभी कभी टीचर को भी भूलना ज्यादा है, ठीक है। तो ये हुआ C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हुआ बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस। अब ये निकालो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसे निकालोगे देखो, तो मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं, ठीक है। कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, देखो ये क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना था, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो सिंपल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, ये हुआ 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये हुआ 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। ये R हुआ 3R, तो R हुआ, R मतलब ये हुआ 3 मिलीमीटर, तो ये हुआ 3 मिलीमीटर। अब ये हुआ 9 मिलीमीटर, मतलब ये हुआ 9 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो ये हुआ लार्ज ड्रॉप का रेडियस। R is the radius of each smaller drop and capital R is the radius of bigger drop। तो ये हुआ बिगर ड्रॉप का रेडियस 9 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये 9 गया, ये 9 ऊपर आएगा, तो ये हुआ -3 -9, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -12 फेराड। अब फेराड में आंसर नहीं है, ये हो जाएगा सिंपल 1 पिकोफैराड, क्योंकि लास्ट प्रॉब्लम हमें यही सीखा कि 1 पिकोफैराड इक्वल 10 टू द पावर -12 फेराड, ठीक है। तो आगे जाते हैं सिंपल, और हमें पोटेंशियल निकालना है। तो ऑप्शन ए तो मैच कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो ये मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो लास्ट पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल। तो ये हुआ पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप क्या हुआ, ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल q बाई r। ये तो हुआ हर एक छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल जो कंबाइन होके, मतलब जो कंबाइन के पहले सिचुएशन में था। अब ये निकालो पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप, जो ये 27 ड्रॉप मिला के हुआ पोटेंशियल लार्जर ड्रॉप, ये हुआ v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q बाई R। एक्चुअली इस एक्सप्रेशन का जरूरत नहीं था, फिर भी मैंने लिख दिया। तो 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन ये होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब ये Q क्या हुआ, Q हुआ ये लार्जर ड्रॉप का चार्ज, मतलब इसमें टोटल चार्ज कितना है Q। अब ये Q क्या होगा, ये होगा 27 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर -12 कूलम। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि लार्ज ड्रॉप जो बन रहा है वो 27 ड्रॉप के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, और हर एक ड्रॉप पे कितना चार्ज है, 10 टू द पावर -12 कूलम। तो ये लार्ज ड्रॉप का जो नेट चार्ज होगा वो हो जाएगा 27 इंटू 10 टू द पावर -12, क्योंकि 27 ड्रॉप्स मिलके ये बिगर ड्रॉप बन रहा है। तो बिगर ड्रॉप में चार्ज होगा वो होगा 27 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। तो ये हुआ 27 इंटू 10 टू द पावर -12, और लार्ज ड्रॉप का रेडियस कितना है, रेडियस है 9 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो ये 9 से 9 गया, ये हुआ 27 मैं दिख रहा हूं, और ये हुआ कितना, ये हुआ 10 टू द पावर 9 -12 कितना हुआ -3, और ये 3 ऊपर आ गया, 9 से 9 गया 27, 9 -12 -3, और ये +3 ऊपर गया, तो -3 +3 कैंसिल, ये हुआ 27 वोल्ट, एंड दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट। तो ये था अप्रोच लार्जर ड्रॉप का कैपेसिटेंस और पोटेंशियल निकालने का तरीका। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया, आई होप ये वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने पूरा अपना जान लगा दिया ये वीडियो को समझाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या है, उसका जो कैपेसिटेंस है कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।